हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। आज की क्लास में बेटा हमने पढ़ना है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द अपील। हाँ जी बेटा, अगर असेसी और असेसिंग ऑफिसर के बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए असेसी कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता है, या ये कह सकते हो यदि कोई करदाता इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा दिए गए आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वो न्याय की गुहार लगाने के लिए किस किस का दरवाजा खटखटा सकता है, ये बेटा आज हमने पढ़ना है। ठीक है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी अपील फाइल की जाती है उसका प्रॉपर एक चैनल होता है। ठीक है जी, उसी चैनल से हमें मूव करना होगा। जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अपील डालनी पड़ेगी। जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कॉलेज में अगर दो स्टूडेंट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप किससे संपर्क करोगे? क्लास इंचार्ज से संपर्क करोगे। अगर वो मैटर क्लास इंचार्ज से रिजॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर आप एचओडी से संपर्क करोगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से। अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आपके उस मैटर को सोल्व नहीं कर पाता है तो फिर आप किससे संपर्क करोगे? प्रिंसिपल से। और अगर प्रिंसिपल से भी बेटा वो ना हो पाए तो उस केस में आप हायर अथॉरिटी यूनिवर्सिटी के पास जा सकते हो, सीआरएसयू के पास, या डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, उससे संपर्क कर सकते हो। तो कहने का मतलब हर एक काम को करने का एक प्रॉपर चैनल होता है। ठीक है। ऐसे ही अपील अपील जब भी कोई करदाता अपील फाइल करना चाहता है किसके अगेंस्ट? इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा दिए गए डिसीजन के अगेंस्ट, तो उस केस में उसको एक प्रॉपर चैनल फॉलो करना होता है। तो उस चैनल की पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली अपील सबसे पहली अपील बेटा जो जो डाली जा सकती है वो है कमिश्नर के यहाँ। हाँ जी बेटा, देखिए। हाँ जी बेटा, सीक्वेंस ऑफ अपील, सीक्वेंस कह लीजिए या बेटा प्रॉपर चैनल, चैनल ऑफ अपील। तो सबसे पहली अपील बेटा जो डाली जाएगी, हाँ जी बेटा, टू द कमिश्नर। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो करदाता है अगर वो अपील डालना चाहता है तो अपील डालने के लिए सबसे पहले वो किसके पास संपर्क कर सकता है? कमिश्नर ऑफ अपील्स के। कमिश्नर भी बेटा कई तरह के होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि कमिश्नर कौन सा होना चाहिए? जो अपील को सुनवाई करता हो, जो अपील की सुनवाई करता हो। तो इसीलिए ब्रैकेट में ये जरूर लिखना है आपने पेपर में। अगर खाली कमिश्नर लिखोगे बेटा गलत हो जाएगा। आपको साथ में ये लिखना जरूर है कि सुनवाई कौन करेगा। हाँ जी बेटा, पहली जो अपील है उसकी सुनवाई करने का अधिकार या उसकी सुनवाई जो की जाएगी वो कमिश्नर अपील्स के द्वारा की जाएगी। अगर करदाता कमिश्नर अपील्स के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो फिर वो सेकंड नंबर पे कहाँ पर जा सकता है? हाँ जी बेटा, सेकंड हायर अथॉरिटी। कमिश्नर अपील तो बेटा सबसे लोवेस्ट अथॉरिटी है। उसके बाद सेकंड अथॉरिटी जिसके पास वो जा सकता है वो है ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है बेटा। अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो निर्णय सुनाया गया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा सुनाए गए निर्णय से भी करदाता संतुष्ट नहीं है, फिर वो किसके पास जा सकता है? हाँ जी बेटा, थर्ड जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो हायर अथॉरिटी है, हाँ जी बेटा, उसके बाद है हाई कोर्ट। हाँ जी बेटा, उसके बाद असेसी हाई कोर्ट में मूव कर सकता है। और यदि हाई कोर्ट में सुनवाई करने के बाद और निर्णय देने के बाद फिर भी करदाता संतुष्ट नहीं होता, हाँ जी बेटा, यदि करदाता फिर भी संतुष्ट नहीं होता तो हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ वो फाइनली कहाँ पे मूव कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। हाँ जी बेटा। तो आज हमने वन बाय वन बेटा इन चारों के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करना है। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो कमिश्नर को लेकर रहेगा। अगर कमिश्नर के यहाँ अपील डालनी हो तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके लिए हमें कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, कितने रुपए की फीस पे करनी होती है। ठीक है जी। और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स
हमें साथ में अटैच करने ज़रूरी हैं अपील फाइल करते समय। और अपील किन-किन मामलों को लेकर, कमिश्नर के यहाँ जो अपील आप डाल सकते हो, वो किन-किन मामलों को लेकर डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी भी मामले को लेकर आप कमिश्नर के पास पहुँच जाओ। हाँ जी बेटा, कमिश्नर के पास सुनवाई करने के जो मामले कौन-कौन से हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, वो कमिश्नर को लेकर है। हाँ जी बेटा, देखिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन 249। हाँ जी बेटा, सबसे पहली अपील करदाता के द्वारा जो डाली जाएगी, वो उसका सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 249। हाँ जी बेटा, ये अपील कहाँ डाली जा सकती है? हाँ जी बेटा, कहाँ पे फाइल करनी होगी? अपील टू द कमिश्नर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कमिश्नर के ब्रैकेट में बेटा अपील जरूर लिखना है, ठीक है? कमिश्नर के यहाँ जब अपील डाली जाएगी, तो क्या क्या बातें आपको याद रखनी है? हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात, हाँ जी बेटा, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कमिश्नर के यहाँ अपील डालने की जो समय सीमा है, हाँ जी बेटा, जो टाइम लिमिट है, वो कितने दिन की है? हाँ जी बेटा, 30 डेज। 30 दिन के अंदर बेटा आप अपील डाल सकते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 30 दिन है, ये बेटा कहाँ से काउंट होंगे? हाँ जी बेटा, ये जो 30 डेज मैंने लिखा, 30 दिन के अंदर अपील डाली जा सकती है। 30 दिन कहाँ से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑर्डर। ठीक है जी, जिस दिन असेसी को, जिस दिन करदाता को क्या मिला? ऑर्डर मिला। किस चीज का ऑर्डर? हाँ जी बेटा, ऑर्डर किस चीज का? असेसमेंट का, टैक्स की पेमेंट करने का या पेनल्टी की पेमेंट करने का। इसको बेटा आप नोटिस ऑफ डिमांड भी कह सकते हो, एनओडी, नोटिस ऑफ डिमांड। जिस दिन करदाता को कोई नोटिस मिला हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस मिलता है, उसको हम नोटिस ऑफ डिमांड बोलते हैं। हाँ जी बेटा, नोटिस ऑफ डिमांड टैक्स लायबिलिटी का भी हो सकता है। नोटिस ऑफ डिमांड बेटा किसी पेनल्टी को लेकर भी हो सकता है, ठीक है? तो जिस दिन करदाता को ये नोटिस प्राप्त हुआ और वो इस नोटिस में दिए गए आदेश से, ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, मान लो मेरे घर पे नोटिस आ गया कि मुझे 20,000 रुपए की कोई पेनल्टी लगा दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है, और मुझे पे करनी है और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये मेरे ऊपर जो पेनल्टी लगाई है ये गलत है, तो उस केस में मैं बेटा अपील फाइल करूंगा कमिश्नर के यहाँ। उसके लिए समय सीमा कितने दिन की है? 30 दिन की। 30 दिन बेटा ध्यान रखना, कहाँ से काउंट करने हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑर्डर। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हाँ जी बेटा, सुनना ध्यान से। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर करदाता 30 दिन से लेट कर देता है, मान लीजिए मेरे घर पे नोटिस आया, नोटिस ऑफ डिमांड मेरे को मिला। हाँ जी बेटा, नोटिस ऑफ डिमांड मेरे को मिला 1 मई को, और मैं अपील फाइल कर सकता हूँ 30 मई तक। हाँ जी बेटा, 1 मई को मेरे को नोटिस ऑफ डिमांड प्राप्त हुआ और मेरे को 30 दिन का समय दिया गया है, 30 मई तक मुझे अपील फाइल करनी है, ठीक है जी। बट मैं लेट हो गया, मैं 30 मई तक अपील फाइल नहीं कर पाया, तो कमिश्नर के यहाँ बेटा मैं कमिश्नर के यहाँ मुझे एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन। हाँ जी बेटा, मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कमिश्नर को। कंडोनेशन होता है माफ़ी, देरी के लिए माफ़ी। हाँ जी बेटा, मेरे को 30 मई तक अपील डालनी थी, बट 30 मई तक मैं अपील नहीं डाल पाया, तो उसके बाद मैं अपील डालना चाहता हूँ, तो मेरे को कमिश्नर के यहाँ एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। देरी के लिए सॉरी, मैं एक देरी के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ कमिश्नर के यहाँ। बट कमिश्नर आपको ऐसे ही माफ़ नहीं करेगा। कमिश्नर आपसे पूछेगा, हाँ जी आप आज मेरे पास आ रहे हो 30 दिन का समय समाप्त होने के बाद, तो कृपया करके मुझे कोई वैलिड रीज़न बताओ और उसका प्रूफ बताओ, उसका एविडेंस दो।
तो आपने क्या क्या कमिश्नर को, सर कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ था और गवर्नमेंट ने घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई हुई थी, इस वजह से मैं आपके पास अपील के लिए नहीं आ पाया। तो उस केस में अगर आपका रीज़न, आपके द्वारा बताया गया रीज़न अगर कमिश्नर को प्रॉपर लगता है और वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है, तो भी वो आपकी अपील को स्वीकार कर सकता है। तो नॉर्मल टाइम लिमिट तो बेटा कितने दिन की है? हाँ जी बेटा, नॉर्मल टाइम लिमिट तो है 30 डेज़ की, परंतु 30 दिन के बाद भी अगर कमिश्नर चाहे, तो वो आपकी अपील को स्वीकार कर सकता है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। ठीक है जी? बट साथ में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस एप्लीकेशन के साथ आपको क्या प्रोड्यूस करने पड़ेंगे बताओ? हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में लिखो, इस एप्लीकेशन के साथ क्या प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? हाँ जी बेटा, एविडेंसेस। आपको क्या देने पड़ेंगे? एविडेंसेस। एविडेंस किस चीज़ का? एविडेंस बेटा किस चीज़ का? एविडेंस देना पड़ेगा आपको देरी का। एविडेंस कह लो या वैलिड रीज़न, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, आपको रीज़न बताना पड़ेगा देरी का। जैसे अभी मैंने रीज़न बताया, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन की वजह से वो अपील नहीं डाल पाया। और भी रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए जिस दिन मुझे नोटिस ऑफ डिमांड मुझे मेरे घर पर आया और मैं घर पे था ही नहीं, मैं अपनी विद फैमिली, पूरी फैमिली के साथ बाहर आउट ऑफ कंट्री घूमने के लिए गया हुआ था। हाँ जी बेटा, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आउट ऑफ कंट्री कहीं घूमने के लिए गया हूँ और जब मैं घर पे आया तो देखा जी अपील डालने की समय सीमा जा चुकी है, टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। तो भी मैं कमिश्नर के यहाँ एप्लीकेशन डालूँगा कि भई मेरा 30 दिन का समय समाप्त हो चुका है। मैं देरी का कारण बताऊँगा, देरी का कारण मैंने बता दिया जी, मैं तो बाहर फ़ॉरेन घूमने गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ और पीछे से ये डिमांड है और 30 दिन का समय भी समाप्त हो चुका। तो कमिश्नर कहेगा एविडेंस दिखाओ। तो एविडेंस क्या दिखाओगे बताओ? हाँ जी बेटा, कमिश्नर को आप एविडेंस क्या दिखाओगे? अगर आप फ़ॉरेन ट्रिप पे गए हो तो उसकी टिकट्स होंगी, एयर टिकट्स होंगी आपके पास, होंगी या नहीं होंगी? वो एयर टिकट्स उसको दिखा दो, ठीक है जी। बोर्डिंग पास दिखा दो, जो आप एयर टिकट खरीदते हो, फिर आगे आपको बोर्डिंग पास मिलता है, ठीक है? तो वहाँ बोर्डिंग पास भी आप दिखा सकते हो, होटल की आप बिल वगैरह दिखा सकते हो, वो सारी चीज़ें आप अटैच कर दो एप्लीकेशन के साथ, तो कमिश्नर बेटा आपको माफ़ कर दे। कहने का मतलब आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर हाँ जी बेटा, पहली बात तो होगी टाइम लिमिट को लेकर। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, हाँ जी बेटा, कमिश्नर के यहाँ अपील डालने के लिए बेटा एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 35। जैसे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप पैन नंबर के लिए अप्लाई करते हो, पैन नंबर के लिए अप्लाई करने के लिए बताओ कौन सा फॉर्म होता है? हाँ जी बेटा, अगर हम परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म होता है। हाँ, वेरी गुड, शुभम का रिप्लाई आ गया 49A। वेरी गुड शुभम। हाँ जी बेटा, 49A एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर हम पैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कमिश्नर के यहाँ अपील डालने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म नंबर 35। अब इसके इस फॉर्म का एक नाम और भी है बेटा, इस फॉर्म का एक नाम और भी है, इसको मेमोरेंडम ऑफ अपील भी बोलते हैं। हाँ जी बेटा, इस फॉर्म का नाम क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अपील। ठीक है? अब ध्यान क्या रखना है, इस फॉर्म को भरना भरना कैसे है? इस फॉर्म को भरने के बेटा दो तरीके हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आप मैनुअली भी भर सकते हो और हाँ जी बेटा, मैनुअली और ये जो वाया इंटरनेट, हाँ जी बेटा, ई फाइलिंग भी कर सकते हो। इस फॉर्म को भरने के दो तरीके हैं, मैनुअली या आप ई फाइलिंग भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है जी, ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन भर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना है, मैनुअली कब भर सकते हो और ऑनलाइन कब भर सकते हो? मैनुअली तब आप इस फॉर्म को फिल अप करोगे जब आपने अपनी आईटीआर आईटीआर भी मैनुअली भरी हो। और यदि आपने अपनी आईटीआर ऑनलाइन भरी है, हाँ जी बेटा, यदि आपने आईटीआर ऑनलाइन भरी है तो अपील के लिए जो फॉर्म नंबर 35 फिल अप करोगे वो भी बेटा ऑनलाइन फिल अप करना पड़ेगा। ठीक है जी?
तो इसके दो हैं। सबसे पहली बात, इसको मेमोरेंडम ऑफ अपील बोलते हैं। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ये फॉर्म मैनुअली भी भरा जा सकता है और ऑनलाइन भी। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब फॉर्म नंबर 35 को आप फिल करेंगे तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं बेटा, ध्यान से सुनना। एक तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। हाँ जी बेटा, एक तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी ऑफ फैक्ट, तथ्यों के, किन तथ्यों के आधार पर आप मुकदमा दायर कर रहे हो। वो तथ्य जिनके आधार पर आप कोर्ट में मुकदमा दायर करते हो, वो तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे, उसके लिए एक स्टेटमेंट अटैच करनी पड़ेगी। एंड एक डॉक्यूमेंट और है बेटा, ग्राउंड ऑफ अपील। ग्राउंड ऑफ अपील। हाँ जी बेटा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का कोई फॉर्मेट नहीं होता बेटा। सुनो ध्यान से, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो आप एक प्लेन पेपर पे भी लिख सकते हो, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट। बट ग्राउंड ऑफ अपील का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो इसी फॉर्म के अंदर दिया होगा, फॉर्म नंबर 35 के अंदर। ग्राउंड ऑफ अपील में आप बताओगे कि मुझे असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ जो जो भी शिकायतें आपने करनी है, जिन जिन इश्यूज को लेकर या जिन जिन मैटर्स को लेकर आप असेसिंग ऑफिसर से खफा हो, ठीक है, वो सारे मैटर आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ग्राउंड ऑफ अपील। तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड ऑफ अपील। ये दोनों डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म नंबर 35 के साथ लगाने होते हैं। अभी इनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं कर सकते कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में क्या लिखा जाता है, ग्राउंड ऑफ अपील में क्या होता है। इतना डिटेल में हम बेटा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। ठीक है, साहिल पूछ भी रहे हैं, साहिल कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में क्या लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में बेटा हमने फैक्ट प्रस्तुत करने हैं कि जो हमारा केस है, जिस मैटर को लेकर मैं असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ केस कर रहा हूँ, उसके तथ्य, उसके प्रमाण प्रस्तुत करने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को असेसिंग ऑफिसर ने मेरे ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी, ठीक है, और वो पेनल्टी मुझे लगता है कि गलत है, वो पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो मेरे को उसके फेवर में उस बात को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई फैक्ट, तथ्य प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो वो तथ्य आप एक प्लेन पेपर पे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, और क्या क्या चीजें हैं, एक आपको बेटा जो रसीद लगानी पड़ेगी। रसीद किस चीज की, जो आप फीस पे करोगे। जो भी बेटा मैंने बताया था, कमिश्नर के यहाँ अपील डालने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित की गई फीस चुकानी पड़ती है। तो फीस की रसीद, वो फीस कितनी होगी मैं अभी बताऊंगा। हाँ जी बेटा, उसको चालान भी कह सकते हो, चालान, रिसीप्ट कह लो या चालान ऑफ फीस, वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में यदि आपने अपील डालने में बेटा देरी की है तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर 35 के साथ एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। ये आपको तब लगानी पड़ेगी यदि आपने अपील 30 दिन के बाद की है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको। इफ एनी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ एनी एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले तभी लगेगी जब 30 दिन के बाद आप अपील डालेंगे। ठीक है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं बेटा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटसेट्रा, ये भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं। बट जो मेन डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड ऑफ अपील। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले बेटा हमने एक तो टाइम लिमिट को लेकर चर्चा कर ली, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, शायद कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन की है। कमिश्नर के यहाँ बेटा जब भी हम अपील डालते हैं तो उसकी समय सीमा कितने दिन की है, 30 दिन की है। ठीक है जी, 30 दिन कहाँ से काउंट होंगे, जिस दिन असेसी को एनओडी मिला है, नोटिस ऑफ डिमांड मिला है। ठीक है जी, जिस दिन असेसी को नोटिस ऑफ डिमांड मिला, उस डेट से 30 दिन के अंदर उसको अपील डालनी होगी। परंतु कमिश्नर चाहे तो वो 30 दिन के बाद भी आपकी अपील को स्वीकार कर सकता है। उसके लिए आपको कमिश्नर के यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। कंडोनेशन होता है माफी, ऑफ डिले का मतलब देरी, देरी के लिए, माफी के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी।
और आपने देरी क्यों की? अपील के लिए 30 दिन का समय दिया था, आपने 30 दिन के बाद आप अपील डाल रहे हो, तो उसका रीज़न भी देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, लॉकडाउन लग गया कोविड की वजह से, वो रीज़न हो सकता है, या फॉरेन ट्रिप पे गए हुए थे तो आप अपनी टिकट्स दिखा सकते हैं, या आपके घर पे कोई मिस हैपनिंग होगी, आपके फैमिली मेंबर या रिलेटिव में कोई एक्सपायर हो गया, तो आप वो भी रीज़न दे सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई मैरिज थी, वट जो भी रीज़न था, वो रीज़न आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और आपको कमिश्नर को संतुष्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में कमिश्नर चाहे तो 30 दिन के बाद भी आपकी अपील को स्वीकार कर सकता है। फिर फॉर्म कौन-सा भरना है? फॉर्म नंबर 35। फॉर्म नंबर 35 को क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अपील। ये मैनुअली भी भरा जा सकता है, ऑनलाइन भी। डिपेंड करता है कि आपने आईटीआर कैसे फाइल किया है। यदि आईटीआर आपने मैनुअली फाइल की है, तो ये भी मैनुअली भरा जाएगा। यदि आपने आईटीआर ऑनलाइन भरी है, तो ये फॉर्म नंबर 35 भी ऑनलाइन भरा जाएगा। अच्छा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगाने ज़रूरी हैं। एक तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड ग्राउंड ऑफ अपील। किन तथ्यों के आधार पर किन तथ्यों के आधार पर आप अपील फाइल कर रहे हैं, वो तथ्य आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ठीक है जी? और एक ग्राउंड ऑफ अपील। ग्राउंड ऑफ अपील का मतलब आप असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध जिन-जिन मैटर्स को लेकर या जो-जो भी आपके इश्यूज़ हैं, ठीक है? वो सारे इश्यूज़ आपको बताने पड़ेंगे, तो वो ग्राउंड ऑफ अपील में आ जाएगा। इसके साथ आपका रिसीप्ट ऑफ फीस, आपको फीस की रसीद लगानी पड़ेगी। कमिश्नर के यहाँ अपील डालने के लिए बेटा फ्री में आप अपील नहीं डाल सकते, उसके लिए फीस है। उस फीस की या चालान की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। और यदि आपने देरी की थी, तो एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले लगाना पड़ेगा और पैन कार्ड, आधार कार्ड, व्हाटएवर जो भी और डॉक्यूमेंट माँगे हैं, वो आप लगाओगे। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, फीस पे ही आ रहे हैं बेटा, अजय फीस पे ही आ रहे हैं। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन अराइज़ ये होता है कि फीस कितनी है? जब आप कमिश्नर के यहाँ अपील डालोगे, हाँ जी बेटा, यदि आपका यदि अपील का जो मसला है, ध्यान से सुनना, यदि अपील का मसला टोटल इनकम से संबंधित है, अपील बेटा कई मैटर को लेकर हो सकती है। अपील आपकी टोटल इनकम से संबंधित हो सकती है, अपील आपकी पेनल्टी से संबंधित हो सकती है, रिफंड से संबंधित हो सकती है, स्टेटस स्टेटस से संबंधित हो सकती है। स्टेटस का मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर टैक्स, मेरी किसी इनकम के ऊपर टैक्स एज एन इंडिविजुअल लगना चाहिए या एज एन एचयूएफ लगना चाहिए, इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया। मैं कहता हूं कि मेरी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, असेसिंग ऑफिसर कहता है नहीं, इसके ऊपर तो टैक्स लगेगा एज एचयूएफ। इस मैटर को लेकर भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो पहले मैं फीस बताऊंगा। यदि फीस कौन से मामले से संबंधित है? टोटल इनकम से। यदि कोर्ट के अंदर जो मैं मुकदमा दायर कर रहा हूँ वो टोटल इनकम से संबंधित हो, और यदि टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम है, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, यदि टोटल इनकम 1 लाख से कम है, तो उस केस में 250 रुपये फीस है। हाँ जी बेटा, ये फीस का अमाउंट है, ध्यान से सुनो जी। हाँ जी बेटा, ये 250 रुपये फीस लगेगी यदि टोटल इनकम 1 लाख से कम है। यदि टोटल इनकम 1 लाख और 2 लाख के बीच में है, तो उस केस में 500 रुपये फीस है। यदि टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में 1000 रुपये फीस है। तो फीस बेटा 250 रुपये से लेकर और 1000 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी, 250, 500 और 1000। ठीक है। 250 रुपये कब होगी? यदि टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम हो। यदि टोटल इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच में है या पूरे 2 लाख रुपए भी है, तो 500 रुपये, और 2 लाख से ज़्यादा है तो 1000। अब आप कहोगे सर 1 लाख रुपए तक टोटल इनकम पे तो टैक्स ही नहीं लगता। हाँ जी बेटा, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे तो वैसे ही एग्जम्पशन मिलती है, 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं होता। बेटा यहाँ पे मैं ध्यान से सुनो, इंडिविजुअल, अकेले इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, कोई फर्म भी हो सकती है। अब फर्म के केस में, हाँ जी बेटा, फर्म के केस में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, क्या पार्टनरशिप फर्म को 2.5 लाख की छूट मिलती है? पार्टनरशिप फर्म को बेटा 2.5 लाख रुपए की छूट नहीं मिलती। तो ये मैं जो लिखवा रहा हूँ सब्जेक्ट टोटल इनकम, बेटा जरूरी नहीं है ये इंडिविजुअल की हो, ये किसी फर्म की भी हो सकती है। ठीक है, किसी एचयूएफ की भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, टोटल इनकम अगर 1 लाख से कम है 250, 1 लाख और 2 लाख के बीच में 500, और 2 लाख से ज़्यादा है तो 1000। हाँ जी बेटा। और यदि अपील का जो मसला है, ध्यान से सुनिए, यदि अपील का मसला इनकम से संबंधित नहीं है, मान लो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो अपील डाली है वो किससे संबंधित है? हाँ जी बेटा, वो किससे संबंधित है? पेनल्टी से संबंधित है।
हाँ जी बेटा, नॉट रिलेटेड टू इनकम का मतलब पेनल्टी से संबंधित हो सकती है। रिफंड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे को कोई रिफंड लौटाना था, उससे संबंधित हो सकती है। या स्टेटस, मेरी किसी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए था एज एन इंडिविजुअल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है एज एचयूएफ। ठीक है जी, तो स्टेटस से संबंधित हो सकती है। तो उस केस में यदि अपील का जो मसला है वो टोटल इनकम से संबंधित नहीं है, किसी और मैटर से संबंधित है, तो उस केस में 250 रुपये फीस है। हाँ जी बेटा, जरा मुझे लिख के बताओ चैट बॉक्स में, मेरी आवाज क्लियर आ रही है और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ जी बेटा, चलो जी, चलो जी। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। ये बेटा फीस को लेकर हो गई बात, और अब बेटा हम चलते हैं आगे। हाँ जी बेटा, अपीलेबल ऑर्डर्स। अब हम बात करेंगे कि कमिश्नर के यहाँ जो अपील डाली जा सकती है वो किस किस मैटर को लेकर, ध्यान से सुनना बेटा। कमिश्नर के यहाँ अपील किन किन मैटर्स को लेकर आप कमिश्नर के यहाँ अपील फाइल कर सकते हो, वो सारे मैटर दिए गए हैं सेक्शन 246 ए में। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, सेक्शन 246 में, 246 ए में वो सारे मैटर्स दिए हुए हैं जिन मैटर्स को लेकर आप कमिश्नर के यहाँ अपील डाल सकते हो। तो वो मैटर कौन कौन से हैं, ठीक है, उन मैटर्स की लिस्ट आपकी बुक में बड़ी लंबी चौड़ी दी हुई है, बट उसमें से आपको सभी लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। 5-6 बेटा जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जिनको लेकर आप अपील डाल सकते हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा चार्ट पूरा हो गया। जो एडिशनल चीज़ें मैंने लिखवाई हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए लिख लेना। हाँ जी बेटा, चलो जी आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, अपील फाइल करते हुए बेटा एक चीज़ और ध्यान रखनी है। चलो पहले मैं वो मैटर्स डिस्कस कर लेता हूँ, कौन कौन से बेटा मैटर्स हैं जिनको लेकर आप अपील डाल सकते हो। हाँ जी बेटा, सुनो जी, ऐसे कौन कौन से मसले हैं जिनके खिलाफ आप कमिश्नर के यहाँ अपील डाल सकते हो। हाँ जी बेटा, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। अगर असेसिंग ऑफिसर ने आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई है और आप उस पेनल्टी के अमाउंट से सेटिस्फाई नहीं हो, पेनल्टी किस वजह से लगाई है, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपने अपने अकाउंट्स ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किए हुए, या आपको जो अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने थे वो जिस तरीके से रखने चाहिए थे वो मेंटेन आपने नहीं किए हुए, इस वजह से उसने ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी। और आपको ये लगता है कि मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से मेंटेन किए हुए थे, मेरे ऊपर ये लगाई गई पेनल्टी गलत है। तो उस केस में आप कमिश्नर के यहाँ जा सकते हो बेटा, न्याय पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए आप कमिश्नर के यहाँ अपील डाल सकते हो। अच्छा, और क्या है, ऑर्डर ऑफ पेनल्टी रिगार्डिंग नॉन फाइलिंग ऑफ आईटीआर। आपने बेटा कोई आपने आईटीआर आईटीआर फाइल नहीं करी, या आईटीआर जैसे, हाँ जी बेटा, आपने कोई आईटीआर फाइल करनी थी वो फाइल नहीं की, या आपने लेट फाइल की है जिसकी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी गई है, तो उस केस में भी आप उस समस्या का समाधान पाने के लिए आप कमिश्नर के यहाँ अपील डाल सकते हो। या आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगी, आपके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी, आपके घर पे जो नोटिस ऑफ डिमांड आया है उसके ऊपर जितनी टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती थी उससे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी की मांग की है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर जो टैक्स लगाया है, आपका जो असेसिंग ऑफिसर है उसने आपके ऊपर जितना टैक्स लगना चाहिए था उससे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी की वो डिमांड कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। या कोई रिफंड, हाँ जी बेटा, रिफंड को लेकर हो सकता है, आपको जितना रिफंड मिलना चाहिए था, मान लो मुझे 15,000 रुपये का रिफंड मिलना चाहिए था और मिला मुझे 10,000 का, 5,000 रुपये का रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे नहीं दे रहा, तो उस केस में भी मैं न्याय पाने के लिए, जस्टिस हासिल करने के लिए कमिश्नर के यहाँ अपील डाल सकता हूँ। ठीक है जी, तो कहने का मतलब बहुत सारे बातें हैं जिनको लेकर आप कमिश्नर के यहाँ अपील डाल सकते हो। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है इसीलिए मैंने एटसेट्रा लगाया हुआ है, तो आपने पेपर में बेटा 5-6 कोई भी लिख देना जो आपको ठीक लगे।
बुक के अंदर और भी काफ़ी सारे दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, सुनना ध्यान से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है। हाँ जी बेटा, कमिश्नर के यहाँ आप अपील तब तक नहीं डाल सकते जब तक आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी पे ना कर दी हो। सुनो जी ध्यान से, मान लो मेरे घर पे नोटिस आ गया, एनओडी नोटिस ऑफ डिमांड आ गया, कितने रुपए का? सपोज करो 25,000 रुपए का कोई टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है जी। और मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मेरा 25,000 रुपये टैक्स नहीं बनता था, मेरा तो खाली 15,000 रुपये टैक्स बनता है, ठीक है जी। मेरे हिसाब से मेरा टैक्स 15,000 बनता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे घर पे नोटिस ऑफ डिमांड कितने का भेज दिया? 25,000 का भेज दिया, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अपील फाइल करना चाहता हूँ। मैं कमिश्नर के यहाँ मुकदमा दायर करना चाहता हूँ असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ। अब ध्यान से सुनना, असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ आप कमिश्नर के यहाँ तब तक अपील नहीं कर सकते जब तक आप ये 25,000 रुपये की पेमेंट नहीं कर दोगे। आपको टैक्स लायबिलिटी पहले पे करनी पड़ेगी, जो आपने अपनी रिटर्न के अंदर इनकम शो की थी और उसके ऊपर जो टैक्स उसने बनाया वो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। जब तक आप ये 25,000 रुपये डिपॉजिट नहीं करवा देते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई आपको एक बार तो ये 25,000 रुपये डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, बाद में जब आपके केस का फैसला होगा और आपका मान लो आप केस जीत जाते हो और आपकी टैक्स लायबिलिटी 15,000 रुपये बनती है, तो हम आपको रिफंड दे देंगे विद इंटरेस्ट, और वो भी विद इंटरेस्ट देंगे, बट एक बार आपको 25,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो ये लिखा हुआ है, कोई भी अपील कमिश्नर के यहाँ कब तक नहीं की जा सकती? जब तक असेसी ने बेटा टैक्स पे ना पे कर दिया हो, ठीक है जी। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, आगे एक चैप्टर आएगा एडवांस टैक्स का। एडवांस टैक्स बेटा उन करदाताओं को पे करना होता है जिनका पूरे साल का जो टैक्स है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा बनता हो। वो आगे मैं कंडी बताऊंगा, इसके ऊपर पूरे डिटेल में एक चैप्टर आएगा। अगर मान लेते हैं कोई करदाता एडवांस टैक्स के दायरे में आता है, ठीक है, तो वो तब तक अपील फाइल नहीं कर सकता जब तक उसने एडवांस टैक्स की सारी किस्तें ना चुका दी हो। एडवांस टैक्स की किस्तें चुकाने के बाद ही वो बेटा अपील फाइल कर सकता है। बट हाँ, यदि कमिश्नर चाहे तो एडवांस टैक्स के संबंध में करदाता को छूट दे सकता है, एग्जम्पशन दे सकता है। कमिश्नर चाहे तो वो बिना एडवांस टैक्स पे किए अपील को स्वीकार कर सकता है, ठीक है जी। एडवांस टैक्स के केस के लिए ये स्पेशली, वैसे तो टैक्स पे करना ही होता है और एडवांस टैक्स भी पे करना होता है, बट एडवांस टैक्स के केस में यदि असेसी चाहे तो वो एक एप्लीकेशन लिख सकता है कमिश्नर को कि यहाँ भाई मेरे को एडवांस टैक्स की पेमेंट करने से छूट दी जाए, मैं बिना एडवांस टैक्स की पेमेंट किए अपील डालना चाहता हूँ, और कमिश्नर चाहे तो उस अपील को स्वीकार कर सकता है, ठीक है। हाँ जी बेटा बताइए, यहाँ तक बताइए। हाँ जी बेटा आगे मूव करें। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ बेटा, अपील का प्रोसेस क्या है। हाँ जी बेटा सुनो, सबसे पहला जो स्टेप आप लिखोगे प्रोसीजर इन अपील। हाँ जी बेटा, सबसे पहले एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 35। सबसे पहले आप लिखोगे सबमिशन ऑफ, सबसे पहला स्टेप सबमिशन ऑफ फॉर्म नंबर 35 अलोंग विद वेरियस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो पहला स्टेप तो बेटा ये हो गया, फॉर्म नंबर 35 फिलअप करना है। फिर उसको क्या करवाओगे? सबमिशन। सबमिशन का मतलब उसको जमा करवाओगे। सबमिशन ऑफ फॉर्म नंबर 35। जब आपका फॉर्म कमिश्नर की टेबल पे पहुंच जाएगा, हाँ जी बेटा, जब आपका फॉर्म कमिश्नर की टेबल पे पहुंच जाएगा तो कमिश्नर आपके लिए क्या शेड्यूल करेगा? हाँ जी बेटा, एक डेट। हाँ जी बेटा, कमिश्नर शेड्यूल करेगा। क्या क्या शेड्यूल करेगा बेटा वो? एक तो डे शेड्यूल करेगा सुनवाई करने के लिए, आपके केस की सुनवाई करने के लिए डे फिक्स किया जाएगा, डेट फिक्स की जाएगी, टाइम फिक्स किया जाएगा। वो आपको बताएगा भाई आपको इस तारीख को इतने बजे
इतने नंबर कमरे में आना है, मैं आपके दोनों पक्षकारों की सुनवाई करूंगा। दोनों पक्षकार कौन से? अपीलेंट और अपीली। एक बार बेटा आप क्लास को है ना री लॉगिन कर लो, 10 मिनट में और लूंगा, ठीक है? तो अभी क्लास बंद होने वाली है, ठीक है? एक बार री लॉगिन कर लीजिए आप।